इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो करने जा रहे हैं, क्योंकि आज क्या हो रहा है, चेक कोई भी दे देता है और उसकी लायबिलिटी नहीं है। यहां पर सिविल कोर्ट में केस चलता रहता है, 3-3 साल तक केस चलते रहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो अमेंडमेंट अनाउंस किया गया है, वो अमेंडमेंट कर रहे हैं और उसमें पनिशेबल ऑफेंस जो है उसको फास्ट डिस्पोजल करें। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी वो नया प्रोविजंस ला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वेलकम फीचर होगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आज जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है तो हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। और अभी तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका कोई लीगल जामा नहीं है। एक मैं छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो ये अपना सवाल है जेटली साहब ने जो कहा, आपकी जो चिंता है उसी से मैं जोड़ रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि जो भगौड़ा होगा यहां से पैसे लेकर के चले जाएगी, भारत में उनकी परिसंपत्तियां होंगी, वो जब्त होंगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को कहीं उल्लेख ऐसा नहीं किया गया है कि वो लोग भी इस बात को जहन में बैठा लें कि जो डिफॉल्टर हैं वो लंबे समय तक इस बात को खींचे जा रहे हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये केवल हम बाहर जो बैठे हैं, आज दाऊद इब्राहिम की है, उसकी संपत्तियों की कई बार ऑक्शन होता है लेकिन वो खरीदने को तैयार नहीं होता है, तो हमारे उनका डर भी तो है, उसकी सिक्योरिटी क्या है? अभी तक जो ये तो कोई नया नियम नहीं है, मुझे लगता है ये तो पहले से भी अगर कोर्ट के आदेश पे होता है, पहले कोर्ट के आदेश पे नहीं, कोई भी बैंक देता है तो मैंने आपको बताया कोलेट्रल लेके देता है, उसका भी राइट है। तो कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि वो अपनी संपत्ति गिरवी रख रहा है और अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसको जब्त करके ऑक्शन किया जाता है के आदेश। लेकिन अगर आपने देखा हो, विजय मलाया की बात कर रहे हैं, उनका किंगफिशर विला जो गोवा में है वो 3 बार ऑक्शन होने के बाद भी नहीं बिका है। उनका जो जेट एयरक्राफ्ट है वो 4 बार ऑक्शन होने के बाद भी नहीं बिका है। तो प्रोविजंस ऑलरेडी है, आपको सख्ती ये करनी पड़ेगी कि अगर वो बाहर गए हैं उनको बाहर से वापस लाया जाए। और एक बड़ा केस में अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है तो नजीर होगी, एक नजीर क्रिएट करता है। और जरूरत में मुझे लगता है कि ऐसे ही चीजों की हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण गवर्नमेंट पेश कर सके, क्योंकि कानून का एक डर भी होता है कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे भुगतना भी होगा। यह मैसेज मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कम है। 10 लाख 12 लाख के डिफॉल्टर्स हैं तो बैंक वाले उसके यहां पे झुंझुना बजाने पहुंच जाते हैं और उसके कुर्की के आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन हजारों करोड़ के जो डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए एक प्रार्थना करते हुए आते हैं कि आप कुछ इसमें से कर दीजिए। ये मतलब बड़ा ही एक अजीबोगरीब स्थिति है कि जो डंका है वो गरीब के लिए बसता है, बाकी वास्तव में जो एनपीए के बड़े जो देनदाता हैं कि जिनकी वजह से बैंक से हमारे यहां जिस हालत से जूझ रहे हैं उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बैंक रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन के नाम से जिन्होंने लोन लिया हुआ है उसको और लोन देता है। जो 200 करोड़ का लोन लिया हुआ है उसको 300 करोड़ देता है, जिससे कि वो पुराना लोन दे दे। और एनपीए जो हो रहा था पहले 200 करोड़ से हो रहा था वो 300 करोड़ से होगा। बिल्कुल उसको बढ़ा रहे हैं। तो बैंक की पॉलिसी जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो बेशक चाहे मिलीभगत की वजह से हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल जी कोठारी साहब, वैसे इस सब का जो आप बता रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है, चाहे कोई सा भी कंट्री हो, जैसे जैसे डेवलपमेंट की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हम पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ये सब चीजें, बैंक भी डूबते हैं, लोगों का पैसा भी डूबता है, एनपीए भी होते हैं, सब है। ये एक नई थ्योरी है, ये जो कंज्यूमरिज्म का बाई प्रोडक्ट है। तो जो बैंक्रप्सी लॉ आ रहा है वो बैंक्रप्सी लॉ का पर्पज ही यही है कि भाई जो ऐसी डिफेंड प्रॉपर्टीज है अब इससे वसूल हो ही नहीं सकता, तो अब उनको आप वो बैंक्रप्सी लॉ में, और वो आगे धंधा नहीं चलाना चाहता तो वो अपनी दुकान बंद कर दे, बैंक्रप्सी लॉ में अपने एप्लीकेशन दे दे, वो जो भी उसका प्रॉपर्टी का जो भी खरीद बेच के जो मिलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका उसमें तय है, किसको पहले मिलेगा किसको लास्ट में मिलेगा, और कम से कम उसका हमेशा के लिए उसका निदान हो जाए, वो कंपनी वहां से खत्म हो जाए और उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन दूसरा आदमी के हाथ में जाके उसका यूटिलाइजेशन कर सके। इस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी बैंक्रप्सी लॉ आ चुका है, उसका सेटअप बन चुका है, उसके हेड भी बन चुके हैं, मेरे ख्याल से वर्किंग में चालू हो गया। 1-2 केसेज भी वहां पे बैंकों ने रेफर किए हैं और वो मेरे ख्याल से जल्दी हम देखेंगे 6 महीने में वो एक्टिव रोल उसका हो जाए। एक इसमें रियल एस्टेट वालों की लंबे समय से डिमांड थी कि हमारा जो अफोर्डेबल हाउस स्कीम है इसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में लेकर के आइए, उसका दर्जा दीजिए, तो इससे कुछ बेनिफिट होगा उनको नेचुरली थोड़ा सस्ते रेट पे उधार मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी फैसिलिटीज जो सरकार दूसरे इंडस्ट्री को देती है उसको मिलेगी, लेकिन वो अफोर्डेबल हाउसिंग तक के लिए सीमित है, वो जनरल हाउसिंग के लिए नहीं है। तो बस ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अब कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, जो आज का मार्केट का सिनेरियो है, वो मंदी का जो मार्केट है
उसमें वो कितना क्लिक कर पाते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के, क्योंकि जीडीपी में बड़ी एक योगदान भी होता है, हम मान के भी चलते हैं, तो एग्रीकल्चर का कुछ फ्यूचर हम देख सकते हैं इसमें। एग्रीकल्चर का जैसे आपने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम इन्होंने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करेंगे, वो बहुत अच्छा है। अभी क्या है कि 4 आदमी की जमीन है, 5-5 बीघा, 10-10 बीघा, 8-8 बीघा, तो वो कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट लीगल वे में उसको लेके और खेती नहीं है, तो जो छोटी जोत वाले किसान है वो अपना उनको कॉन्ट्रैक्ट पे देके एक बड़े लेवल पे खेती करना संभव होगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरे देशों के कंपैरिजन में हम जो उसमें प्रोडक्टिविटी में पीछे हैं, उसका जवाब उसमें से निकलेगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है और ये आज समय की नीड है, क्योंकि वो 4-5 बीघा वाला कितना ही कर लो, 10 बीघा वाला, वो इस मार्केट इकोनॉमी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो अननेसेसरी फिर उसको सरकार एग्रीकल्चर लोन देती है, उसको डुबोती है। तो कम से कम ये है कि चलो अब बड़ी उसका जमाना है, हम दूसरे कंट्री से हमको मुकाबला करना है, तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। सुनील जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम करने की कोशिश की। एक तो शिवम करके एक चैनल भी लेकर के आ रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स पढ़ सके सीबीएसई के। दूसरा, बैकवर्ड जो ब्लॉक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए बजट एलोकेशन भी 1,30,000 करोड़ रुपए इन्होंने रखा भी है। तो कुछ माना जा सकता है कि वास्तव में, और खासकर बीपीएल के जो परिवार हैं उनको 1 करोड़ परिवारों को उससे बाहर निकाला जाएगा। एक किसानों की जो आमदनी है 2022 तक डबल करने की बात भी कही गई है। नहीं योगेंद्र जी, मैंने आपको अपनी बात शुरू में ही बात कही थी कि सरकार बोलने की बड़ी चैंपियन है, बड़ी एक्सपर्ट है, शेर शायरी में, जुमलेबाजी में, लफ्फाजी के अंदर, बातों के अंदर इनसे बुलेट ट्रेन जब ये चला सकते हैं तो बट नेचुरल ऐसे चैनल्स भी लगा सकते हैं। वो तो कागजों में चलाई थी उस वक्त। हाँ, वो कागजों में ही है। तो ये योजनाएं भी कितनी इंप्लीमेंट होती हैं ये आपको पता लग जाएगा। सरकार की खुद की जो मंशा है वो तो आपको बहुत स्पष्ट दिख रही है कि जिस चीज के ऊपर 800 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, अगर आप भारतीय रेलवे की बात करें तो 800 करोड़, तो जाहिर है जब 800 करोड़ लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें, 8 अरब लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें एक साल के अंदर, तो वो 800 जो करोड़ ट्रैवलर्स हैं वो गरीब है। पर आप देखिए ना, गरीब इनकी प्राथमिकता में ही नहीं है। वो उन्होंने उसको बिल्कुल उसको बजट के अंदर उनको सेपरेट बजट तक के प्रोविजंस उन्होंने खत्म कर दिए। तो बात एक है कि कहीं से भी इस सरकार के फोकल पॉइंट के अंदर किसी भी ढंग से गरीब नहीं है। ये गरीब को चलाने वाली योजनाओं के लिए तो ये बदहाली का स्मारक बताते हैं। और इनके जहां पे आप सोचिए कि अगर पूरा देश का गरीब जहां जा रहा है वहां भी, अभी मैं क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगते हुए अपने 2 वक्ताओं की बात कहना चाहता हूं कि उनको टूरिस्ट का ट्रैवल और उसका कंफर्ट तो उनको लग रहा है, मगर उस गरीब के बारे में हम लोग कभी भी, वो हमारे फोकल पॉइंट पे नहीं है कि वो गरीब बेचारा कहां से ट्रैवल करेगा। उसके लिए एक सेफ और एक अफोर्डेबल ट्रैवलिंग हमें उस मीडियम चाहिए। और भारत का जो रेलवे है वो निस्संदेह इसके लिए एक अभिनंदन का पात्र था कि भले चाइना की रेलवे की आप कितनी बात करें, टोटल केवल 200 करोड़ ट्रैवलर्स उसके अंदर साल भर में ट्रैवल कर रहे हैं। इंडियन रेलवे 800 करोड़ लोगों को ट्रैवल करा रहा है एक साल के अंदर। तो बात एक है कि इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो एक गरीब को ट्रैवल करा रहा है, अगर आप उसको केवल इस चीज के लिए आप चाहते हैं कि एक सुपर लग्जरी के अंदर उसको कन्वर्ट कर दें, तो मैं मानता हूं कि कम से कम आप के दिमाग के अंदर सुनील जी सभी ट्रेंड्स को नहीं करेंगे वो, देखिए योगेंद्र जी आपके समय के साथ अगर कुछ बदला जाए, योगेंद्र जी आपके बात माननी पड़ेगी कि अगर गरीब जो आपके पंक्ति के अंदर सबसे पीछे खड़ा हुआ एक व्यक्ति अगर आपके फोकल पॉइंट के ऊपर नहीं है, अगर आज के बजट के अंदर भी आपके 2 ईयर के लॉन्ग कैपिटल गेन को आप लॉन्ग टर्म करके कल भूमाफियाओं को आप मदद करना चाहते हैं, आप केवल आप मदद किसकी कर रहे हैं? आपने बेनामी संपत्तियां खुद ने खरीदी हैं, अब आप उसको सेल करना चाहते हैं इलेक्शन से पहले केवल ये चीज है। तो आप खुद उसका करप्शन का आपका जो पैसा, आपने सबको पता है कि करप्शन का पैसा भाजपा का कहां डाला हुआ था, वहां इनकी जो इनका जान अटकी हुई थी उसको 2 इयर्स का लॉन्ग टर्म आपने कैपिटल गेन कर दिया है। अपने करप्शन को केवल आप लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो यहां गरीब है इनके फोकल पॉइंट पे। लेकिन ये आप पे आरोप लगाते हैं कि आप लोगों को चांस नहीं दिया। किसका चांस नहीं दिया? जो पैसा था उसे ठीक से ठिकाने लगाया जा सके, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार है। देखिए योगेंद्र जी एक बात समझ लीजिएगा, अगर आज ये दुनिया की 30 बड़ी इकोनॉमिक बन गई है पीपीपी उसके अंदर, तो उसके लिए भी आपको कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अगर कांग्रेस बनी है,
देश हिंदुस्तान बना है, तो उसके लिए हमारा सुशासन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आप अच्छाई के लिए, अगर आप बुराई के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, सुशासन के लिए घर से एक बात बोली, इतनी सी बात कहना चाहूंगा। अगर पंकज जोशी ये कह रहे हैं कि छठी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर हिंदुस्तान बना है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 2 साल में नहीं बना। वो कैसे बात करें? अगर पीपीपी के अंदर $2 की इकोनॉमी बनी है, अगर $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है हिंदुस्तान, कहीं ना कहीं हमारा सुशासन आपको खुले दिल से, आपको खुले दिल से नहीं, पर इतनी सी बात मैं कह देता हूं, इतनी सी बात में सर एक सेंटेंस कह लेनी, फिर आप आपके जुमले सुनेंगे हम, कि अगर $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान बना है, तो उसके लिए भी आपको कांग्रेस के सुशासन के लिए हमें साधुवाद देना चाहिए खुले दिल से। वो साधुवाद के लिए बताइए। मैं बात बताता हूं सुनील जी, ये हमने नहीं कहा। सुनील जी ये जो है खुद जो है मनोहर, सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए, क्योंकि ये S&P और मूडी ने कहा 2011 के अंदर कि आपकी जो रेटिंग्स हैं, आपकी जो इकोनॉमी की रेटिंग्स है, इसको हम डाउन कर रहे हैं ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ इकोनॉमी में आपके डिसीजन मेकिंग के कारण। दूसरी सुनिए मेरी बात सुनिए, वर्ल्ड जो है आपकी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, आपके लोग आना चाहते हैं, लेकिन आपके यहां डिसीजन मेकिंग नहीं है, और उसके बाद आपके यहां करप्शन के ऊपर मूडी ने आपको जो है पहला दिया। $8 ट्रिलियन $2 मिनट आप रहा हूं, सबसे बड़ी इकोनॉमी आपके यहां 6%, आपके यहां 6% जो है जो वृद्धि दर थी, उसको दोनों सालों में 2014 में से लेकर के 2017 तक जो बेसिकली रेवेन्यू की जो ग्रोथ रेट आज माननीय ने कहा 17% से बढ़ी है, 17% से, जो बेसिकली 11 लाख की आपकी जो रेवेन्यू थी, वो तो 11 लाख हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दिया। सर टोटल करके देखिए, आप किस बात की मिलियन की की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं आपको। सुन जाइए, आप बुलेट ट्रेन कहां गए, तो जाइए, 2 मिनट सुन लीजिए, बुलेट ट्रेन कहां गई, आपने स्मार्ट सिटी में घूम रहे हैं ना, अरे सुनिए ना, आप बताइए, आप बिजली के अंदर स्मार्ट सिटी पे बोलिए ना, बिजली में बुलेट ट्रेन पे बोलिए ना, जो आप 2000 मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी रोकना चाहूंगा आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। पंकज घिया साहब, मैं बस 30 सेकंड में आपसे एक लास्ट एक स्टेटमेंट चाहूंगा कि ऐसा क्या देखना चाहते थे इस बजट में जो ओवरऑल एक डेवलपमेंट की ओर हमें लेकर के जाता है और ये कहा जा सके कि वास्तव में ये तो होना चाहिए था। हम ये चाहते थे एक आम आदमी, एक करदाता, एक नागरिक की हैसियत से कि कर में सुधार होए। आज हम जो रोज ये सुनते हैं कि इनकम टैक्स के नोटिस आएंगे, 18 लाख लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस मिलेंगे। जो टेररिज्म, एक टैक्स टेररिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, आज चाहे हम जीएसटी की बात करते हैं, वहां पर माइग्रेशन की बात करते हैं, हर जगह छोटा आदमी पे जो दिक्कत आ रही है वो सुधार होए, आम नागरिक को फायदा मिले, और ज्यादा से ज्यादा वो कर देना चाहता है। लेकिन अगर कर सुधार होंगे, प्रोसीजर क्लियर होंगे, तो आम आदमी सरकार के साथ जुड़ेगा। इसको सहज करने की एक आवश्यकता महसूस करते हैं। चलिए, बजट को लेकर के बहुत लंबा चौड़ा बजट है। जब जेटली साहब को इतना वक्त लगा तो हम उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन करना बहुत कम समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे एक्सपर्टीज ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और आप तक अपने व्यूज पहुंचाए हैं, उसके लिए इनका सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी। बजट 2017 में बस 2017-18 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर 18 लाख बच्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ थी। मर्द वही होता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा, सुरक्षित रख सके। हाँ, वो देखो वहाँ वो, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी, कहा भैया? खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है। तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए, और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको। बोले दे रहा हूं।
सच्ची लगन है और आपका मेहनत है तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं